प्रोग्राम के लिए आ रहे थे, मैं भी था, भाई भी था, ठेकेदार साहब भी थे। लेकिन एक बात आई, हमारे चाचा लागे हैं, ताऊ लागे हैं, उड़ा एक बड़ी भारी ट्रेजेडी होगी और उन्होंने डिमांड करी कि भाई चौधरी अभय सिंह सारे गए, इन्हें और बथेरे नेता आगे डालिए, धनखड़ साहब आगे डालिए, कांग्रेस भी आगे डाली, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। लो हमने कल आज हम भाई साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एक हमारा जवान मौत हो रही है, घर में बड़ा नुकसान है उस बात का, और एक जवान हमारी बाढ़ भी है, वो पूरा परिवार बड़ा दुखी है और आपसे उम्मीद करता है कि आप उस परिवार की भी कुछ उम्मीद, उसकी मदद करें, और हम यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उस परिवार की जरूर करें। आप सारे के देते आए हैं, आड़े भी कुछ ना कुछ जरूर उसका सहारा लाओ। नहीं समझना आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मेरे बीएसपी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, रोहतक लोकसभा क्षेत्र से पूर्व में रहे मेंबर पार्लियामेंट कैप्टन इंदर सिंह ढुल जी, कैप्टन इंदर सिंह जी, आपके अपने सदा आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करने वाले पार्टी के बहुत ही सीनियर साथी ठेकेदार प्रेम सिंह मलिक जी, मेरे साथ आए हुए पार्टी के हलका के, जिला के और प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, आपके अपने श्री राजेंद्र जी, काला ठेकेदार जी, श्री ओम मास्टर जी, गांव के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे उन्होंने आज प्रदेश के किस किस्म के हालात हैं, आज हम पिछले 9 महीने से नई सरकार बनने के बाद किन दिक्कत और कठिनाइयों से गुजरे हैं, उन सब बातों पे मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने आपके बीच में खुल करके जिक्र किया। अगर उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आप भी काफी देर से बैठे हो, पहले भी आपके बीच में लेट आया हूं। लेट होना भी एक मजबूरी थी। अभी जहां पिछले गांव में प्रोग्राम था, वहां पहले 6 जगह चाय का कार्यक्रम रखा हुआ था और वो 6 से बढ़ करके 17 जगह अलग अलग गांव के अंदर अलग अलग घरों में चाय का प्रोग्राम रख दिया गया। अगर किसी एक भी घर में नहीं जाता तो फिर मान करके चलो वो ज्यादा महसूस करते कि बाकी सबकी हाजिरी लगाई, मेरी नहीं लगी। इसलिए सबकी पहुंच पाया, इसके लिए माफी चाहूंगा। साथियों, 9 महीने हो गए इस प्रदेश के अंदर नई सरकार बने को। उम्मीद तो आदमी करता है जब कभी भी प्रदेश में कोई नई सरकार बनती है कि गांव का विकास होगा, गांव के अंदर आम लोगों को मूलभूत सुख सुविधाएं सरकार प्रदान करेगी। नई जब सरकार बनी थी, सरकार के अंदर जो लोग शामिल हुए,
जिन लोगों ने बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने में, सत्ता पे काबिज करने में जिन लोगों ने इनका सहयोग किया, वो चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वायदे करते थे। लोग भाजपा से दुखी थे, परेशान थे, और विधानसभा के चुनाव से पहले लोगों ने एक मन बना लिया था कि जो 75 पार का नारा दे रहे हैं, इनको हरियाणा की सत्ता से बाहर करेंगे। लोगों ने बीजेपी को तो सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हमारे हरियाणा प्रदेश के राजनीति में थे, जिन्होंने केवल अपना दाव लगाने के लिए, कैसे वो लोग सत्ता में काबिज हो, इसके लिए बहुत बड़े बड़े वायदे लोगों के बीच में किए। जहां साथियों एक वक्त इस प्रदेश में इस किस्म के हालात बने थे, जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ जब हमारा समझौता हुआ, तो पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे आप कहीं रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, बस अड्डे पे थे, बाजार में थे, आपस में हुक्के पे बैठ के चर्चा करते थे, किसी दोस्त मित्र से मिलते थे, किसी रिश्तेदारी में जाते थे, चाहे हमारे विरोधी भी थे, वो भी ये कहते थे कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुजन समाज पार्टी की है। लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी थे जो ये चाहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में ना आए, लेकिन हमारा दाव सत्ता में जरूर लगे। इसलिए उन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तोड़ने का काम किया। आपकी पार्टी को तोड़ करके कमजोर कर लिया, और सभी हमने लोगों के बीच में जाकर के कहा कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, और ये भी कहते थे कि अगर हम सत्ता में आए तो फिर हरियाणा प्रदेश के हर पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को हम रोजगार और नौकरी देंगे। और ये भी कहते थे कि बड़े बुजुर्ग की पेंशन 5100 रुपए करेंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। और ये बात भी कहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने हमारे नौजवान बच्चों को मौत के घाट उतारा है, जिन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन की आड़ में इनोसेंट बच्चों को मारने का काम किया है, हम इस हत्यारी सरकार का बदला भी लेंगे। ये भी कहते थे कि जिन्होंने इनको मारने के आदेश किए थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। लोग इमोशनल हो गए, लोगों ने मान लिया कि कहीं ना कहीं ये लोग जो आज आपके बीच में आकर के जो बात करें, इन बातों को पूरा करेंगे। लेकिन साथियों, जब बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, 10 सीट उनकी आ गई, तो उन्होंने उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बजाय, उनको सत्ता से बाहर करने की बजाय, चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी बीजेपी के गिरवी रख दिया, और सभी हम सत्ता में शामिल हो गए। जहां सत्ता में शामिल होने के बाद वो लोग बीजेपी के लोगों पे इस बात का दबाव बनाते हैं कि हम जो वायदे करके उनको पूरा करो, उनको पूरा करवाने की बजाय आप लोगों के सामने नई कठिनाई खड़ी कर दें। वो तो ये भी कहते थे पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए कि इनको 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे जिसको नौकरी नहीं मिलेगी। अब तक किसी को ना तो कोई बेरोजगारी भत्ता मिला, ना बुजुर्ग की पेंशन बढ़ी, ना किसान का कर्जा माफ हुआ, और ना ही कहीं कोई पढ़े लिखे बच्चे को रोजगार मिला, कोई नौकरी मिली। आज नौजवान सबसे ज्यादा दुखी है, परेशान है। इस सरकार ने तो एक फैसला कर लिया इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना की बीमारी का बहाना करके सरकार ने फैसला कर लिया कि 1 साल तक हम हरियाणा प्रदेश में कोई नई नौकरी नहीं लगाएंगे। नई नौकरी देना तो दूर की बात है, जो पुराने नौकरी में लगे हुए थे, आज तो उनको भी नौकरी से हटाया जा रहा है।
उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और फिर यही लोग उनके जहां वो बैठ करके धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें नौकरी में बहाल किया जाए, तो फिर उनके पास जाकर के कहते हैं कि हम आपकी पैरवी करेंगे। उनको बहकाने का अब भी प्रयास किया जा रहा है। जहां इस 9 महीने में उनको यहां विकास के काम कराने चाहिए थे, वहीं उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया। साथियों, ये समझने की बात है, कोई बीजेपी का जेजेपी का पहले से गठबंधन नहीं था, दोनों अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन सत्ता में कैसे काबिज होया जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया, लोगों के साथ धोखा किया। लोगों ने उनको इसलिए वोट नहीं दिया था कि तुम कल जाकर के बीजेपी के साथ खड़े हो जाओ, सरकार में शामिल हो जाओ, या इस बात का वोट दिया था तुम लोगों ने? वोट तो इस बात का दिया था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करो, लेकिन उन्होंने आपके साथ झांकादारी करी। वहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी बीजेपी के ले जाकर के गिरवी रख दिया, खुद ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। जिन्होंने यहां चुनाव लड़ा था, आज वही लोग यहां आकर के गांव में कहते हैं कि अगला जो चुनाव यहां पे होगा, उपचुनाव, उसके अंदर बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। कोई भी संगठन, किसी भी राजनीतिक दल का अगर या तो पहले से पुराना कोई आपस में समझौता हो कि किस सीट पे कौन लड़ेगा, फिर तो मैं मान सकता था कि वो यहां से बीजेपी के खाते में सीट को छोड़ते। अब तो जो सीट छोड़ी गई है केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए कि कल को अगर कहीं हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो ये बीजेपी वाले हमें सत्ता से बाहर कर देंगे। सत्ता में कैसे बने रहे, इसके लिए बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। ना केवल सरेंडर किया है, बल्कि इस 9 महीने में लोगों के सामने बहुत सारी परेशानियां खड़ी करी। जब धान बेचने गए थे, धान में नमी के नाम पे पैसे काटे गए थे कि नहीं काटे गए थे? अगर चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करने की बात थी तो फिर तो सरकार के सामने अड़ करके खड़े हो जाते, कहते भाई किसान को एक एक पैसा जो है उसकी फसल का दो। जहां किसान ने धान में किसान को लूट लिया, वहीं गेहूं जब बेचने गए थे अब की बार, उस वक्त भी तुम्हारे सामने बहुत सारी दिक्कत आई। कहीं 20-20 क्विंटल करके गेहूं जो है ट्रैक्टर ट्राली में भर के ले जाकर के बेचनी पड़ती थी। किसी के 100 क्विंटल थी तो 5 ट्रैक्टर के चक्कर घुमाना मंडी के लगे, तब जाकर के गेहूं बिकी। और उसका पैसा भी 1.5 महीने तक मिला नहीं। वो 1.5 महीने तक आपका पैसा इसलिए रोक लिया था कि उसमें भी इन्होंने कमाई करनी थी, इसमें भी उन्होंने तुम्हारे पैसे को ब्याज के रूप में अपनी जेब में डालना था। 17,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार की तरफ से हरियाणा की सरकार को दिया गया कि आप गेहूं की खरीद करो, और उस गेहूं की खरीद करने के लिए वो 17,000 करोड़ रुपया इसलिए दिया था कि किसान की पेमेंट 24 घंटे में कर दो। मुख्यमंत्री कहता तो ये था कि कोरोना की बीमारी है, अब की बार किसान को फसल बेचने में दिक्कत ना आए, हम उसके गांव से घर से लेकर के आएंगे। गांव घर से लानी तो दूर की बात थी, किसान को गेहूं की कीमत जो है उसका पैसा जो है 1.5 महीने बाद मिला। 17,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करा दिया, 1.5 महीने में 800 करोड़ रुपया ब्याज बनता है। उस 800 करोड़ को अधिकारियों के साथ मिलकर के इन लोगों ने अपनी जेब में डाल लिया। जहां आपका पैसा ब्याज के रूप में ब्याज के साथ आपको मिलना चाहिए था, ये लोग डकार गए उस पैसे को। फिर शराब का घोटाला किया, फिर उसके बाद जो प्राइवेट स्कूलों के चलाने वाले लोग थे उनसे लाख लाख रुपया इस कोविड की बीमारी, इस कोरोना की बीमारी के नाम का लिया इन्होंने। यहां तक भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी 5-5 रुपए मांगे मुख्यमंत्री ने। मांगे थे कि नहीं मांगे थे? चौधरी देवीलाल ने तो सन 1987 के अंदर गरीब के बच्चे को 1 रुपया इसलिए दिया था सरकार की तरफ से कि उसका लड़का भी
पढ़ाई कर सके, स्कूल जा सके, उसके बच्चे को भी स्कूल जाने की आदत हो, ताकि कल को वो बच्चा भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। चौधरी देवीलाल तो 1 रुपया स्कूल में पढ़ने के लिए देते थे, ये 5-5 रुपए इस बात के ले रहे थे कि इस बीमारी में बच्चा स्कूल तो जा नहीं सकता, इसलिए 5 रुपया मुख्यमंत्री को दे दे। जहां साथियों इन्होंने 5-5 रुपए बच्चों से मांगे, वहीं जो रजिस्ट्रियां पीछे हुई थी उसमें भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने का काम किया। जहां सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, नई कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, गांव के अंदर विकास के काम कराए, पीने के पानी का प्रबंध करे, नहर के पानी को अंतिम छोर तक पहुंचा के किसान की खेत की फसल पकाए, 24 घंटे बिजली दे, गांव के अंदर बच्चों के स्कूल को अपग्रेड करे, नए कॉलेज बना करके दे, ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना आए। सरकार की जिम्मेवारी तो यह थी कि बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरी जगह जाना पड़े तो उसके लिए साधन मुहैया करा करके दें। लेकिन इन्होंने इस 9 महीने में 9 बड़े घोटाले करके लोगों को प्रेषित। उसके बाद विधानसभा का सेशन आ गया था। अब जब विधानसभा का सेशन आया था, उससे पहले एक अध्यादेश जारी हुआ केंद्र की सरकार की तरफ से। जो 3 नए अध्यादेश केंद्र की सरकार की तरफ से आए, उन अध्यादेशों के अंदर साफ साफ लिखा है कि आने वाले समय में किसान के सामने और बड़ी दिक्कत कठिनाई आ जाएगी। ऐसे हालात बन जाएंगे आने वाले समय में कि किसान को अपनी जमीन बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। अब तो तुम मंडी में जाकर के अपनी फसल बेचते हो, अब तो आपको समर्थन मूल्य मिलता है, उससे कुछ पैसे काट करके सरकार अपनी जेब में डाल लेती है, फिर भी कुछ पैसा मिलता है। लेकिन अगर ये तीनों अध्यादेश लागू हो गए तो फिर ये मान करके चलो कि आने वाले समय में किसान मजदूरी करना शुरू कर देगा, किसान अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो जाएगा। अध्यादेश जो है उसमें साफ लिखा है कि मंडियों में फसल ले जाकर के नहीं बेच सकोगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलेगा। ये जो मंडियां बनाई गई थी, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। फिर तो तुम अपनी फसल जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कंपनी वाला तुम्हारे साथ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट करेगा और तुम उस पर ऑनलाइन दस्तखत करके कंपनी को ये कहोगे कि मेरी फसल तू खरीदेगा। कंपनी वाला कीमत तो कह देगा कि आपको मैं 2200 रुपए गणक के दूंगा क्विंटल के, लेकिन किसी किसान ने 5 एकड़ वाले ने अगर कह दिया मैं 100 क्विंटल गेहूं तुझे दूंगा, और पक करके गेहूं जब तैयार होगी, जब वो कंपनी के जो ठेकेदार होंगे, कंपनी के जो मैनेजर होंगे, कंपनी के जो आगे छोड़े हुए दलाल होंगे, उनको जब टेलीफोन करके कहेगा कि मेरी फसल पक गई आप ले जाओ, वो आपके पास आकर के आपकी गेहूं में हाथ डाल करके कहेगा कि गेहूं का पकाव ठीक नहीं है, और फिर ये कहेगा कि इसका दाने का साइज सही नहीं बना है, इसलिए हम तेरी गेहूं नहीं खरीदेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट में उसमें लिखा होगा एग्रीमेंट में कि आप किसी भी कोर्ट में जाकर के कंपनी के खिलाफ कोई भी दरखास्त नहीं दे सकोगे। साथियों, जब वो आपकी गेहूं नहीं खरीदेगा तो फिर आप उस गेहूं को कहां रखोगे? मजबूर होकर के उसी गेहूं को 500-700 रुपए क्विंटल सस्ते में आपको देनी पड़ेगी। फिर उन्हीं के दूसरे लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि वे 500 रुपए सस्ते में देनी है तो मैं ले लेता हूं, और आपको मजबूर होकर के वो देनी पड़ेगी। अगर ये चीज लागू होगी तो फिर आने वाले समय में किसान बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए जब ये सेशन आया था तो हम उस सेशन के दौरान इन सब बातों पे सरकार के साथ चर्चा करना चाहते थे, लेकिन हैरानी की बात है आज जो अपोजिशन पार्टी है हमारे प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज आपके बीच में आकर के कहता है मैं आपका और आप मेरे हो, आप उससे एक बात पूछना कि जो नया जो आ रहा है अभी अध्यादेश आ रहा है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेदारी बनती थी? जब अध्यादेश लेकर के आने की बात हुई थी तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, कांग्रेस को विरोध करना चाहिए था। कभी आपने एक दिन कभी टेलीविजन में, रेडियो में, सोशल मीडिया पे देखा है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं? कहीं कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। देश के अंदर अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी है, देश की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने भी पूरे देश में कहीं इनके खिलाफ कोई धरने और प्रदर्शन नहीं किए। 10 जगह पे इनके अपने मुख्यमंत्री हैं
कहीं एक मुख्यमंत्री ने, एक इनकी सरकार ने इस बात का विरोध नहीं किया। हमने जब अब विरोध करना था विधानसभा में, 3 दिन का जो सेशन बुलाया गया था, उस सेशन के बुलाने से पहले एक मीटिंग होती है जिसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कहा जाता है। उसका मेंबर भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, उसका मेंबर सरकार की तरफ से एक मंत्री था, जेजेपी की तरफ से एक मिनिस्टर था, स्पीकर था। ये 4 लोग उसके मेंबर थे और इन चारों लोगों ने बैठ करके आपस में ये फैसला कर लिया कि 3 दिन वाले सेशन को 3 घंटे में खत्म कर दिया जाए। जब ये सारी बातें कमेटी में तय करके हाउस में आए, जब असेंबली में आए, तो हमने जब इस बात को लेकर के विरोध किया तो मेरे साथ 2-3 कांग्रेस के लोग भी खड़े हो गए। उन्होंने भी कहा कि सेशन 3 दिन चलना चाहिए, सेशन 5 दिन चलना चाहिए, ताकि हर एमएलए अपनी बात कह सके। लेकिन साथियों, जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर सरकार की तरफ से उसका मेंबर था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि हमारी जो कमेटी की मीटिंग थी, उस कमेटी की मीटिंग के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सेवन थे, इन्होंंने दस्तखत किए थे कि सेशन 3 घंटे में समाप्त होना चाहिए। अगर वो किसान का हितैषी होता है, अगर वो इस सरकार को कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहता है, तो फिर वहां पे अपना विरोध जताता और असेंबली में आकर के भी उस बात का विरोध करता। लेकिन ना असेंबली में विरोध किया, ना वहां विरोध किया, दस्तखत करके आ गया। तो इसका सीधा मतलब है कि आज कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम प्रदेश में कर रही है। अगर आप चाहते हो कि अध्यादेश लागू ना हो, तो फिर आपके पास एक समय आया, एक मौका है। आपके यहां पे अभी एक उपचुनाव हो रहा है, उसकी तारीख किसी दिन भी तय हो सकती है। इस उपचुनाव के अंदर जहां आप कांग्रेस के लोगों से ये सवाल पूछो, वहीं भारतीय जनता पार्टी की, जेजेपी की जो सरकार जो 9 महीने पुरानी है, इसको सबक सिखाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार आए, उसे अपना वोट दे करके इन दोनों को सबक सिखाने का काम करो। सबक सिखाओगे इनको? यही बात आपसे करने के लिए आया था। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। मैं अभी जो इन्होंने अब्दुल जी ने जो बात कही थी कि गांव का एक नौजवान बच्चा जिसको सांप के काटने की वजह से जिसकी मौत होगी, जिसकी 4 लड़कियां जिस घर में हैं, मैं जहां उन बच्चियों को, बेटियों को, मुझे उनकी उम्र का पता नहीं कितनी है, कॉलेज स्कूल गोइंग कैसे है कैसे नहीं है, जहां उनकी मदद करूंगा, वहीं उस परिवार को अपनी तरफ से 2 लाख रुपए देता हूं, ताकि वो अपना परिवार, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सके।